आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न नंबर 4 की ओर आते हैं। यदि HCF 306 657 बराबर 9 तो LCM 306 657 ज्ञात करें। यह बहुत आसान प्रश्न है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो संख्या का HCF 9 दिया हुआ है। एक संख्या को P मान लेंगे, एक को Q मान लेंगे। जैसे P बराबर 306 हो गया और Q बराबर 657 हो गया, HCF हो गया 9, तो LCM हमको ज्ञात करना है। हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? LCM बराबर P गुने Q बटा HCF। इस फार्मूला को हम रखेंगे तो LCM बराबर P गुने Q बटा HCF। तो 306 गुने 657 बटा 9, 9 से 306 34 बार में डिवाइड हो गया और फिर 34 को 657 से गुना करेंगे तो हमारा जो है 22,338 आया। ये हमारा LCM हो गया। तो इस तरीक़ा से हम LCM इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 और उदाहरण में भी एक प्रश्न दिया हुआ है, उदाहरण 5। दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, इसको आसानी से हम लोग समझेंगे। उदाहरण 5 कहता है कि ज्ञात करें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा। और उदाहरण 5 कहता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा अथवा नहीं। तो दोनों प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में 6 का पावर n है और उदाहरण 5 में 4 का पावर n है। हम लोग देखते हैं पहले 5वां प्रश्न। 6 का पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होगा और पावर n है। अब पावर n को अलग अलग कर देंगे तो 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। तो इस तरीक़ा से इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 का पावर n गुने 3 का पावर n आया। हम देखते हैं कि किसी n का कुछ भी मान रखें, n के किसी भी मान के लिए 2 का पावर n और 3 का पावर n कोई भी वैल्यू जो है 0 पर समाप्त नहीं होता है। न ये 0 पर समाप्त होगा, लास्ट में मतलब 0 आना चाहिए, और न ये समाप्त होगा। तो इस स्थिति में जब ये दोनों 0 पर समाप्त नहीं होगा तो इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी तरीक़ा से लिखेंगे कि n के किसी भी मान के लिए 2 का पावर n तथा 3 का पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होता है, अतः 6 का पावर n का मान भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोग उदाहरण 5 को भी हल कर सकते हैं। 4 का पावर n को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 का पावर n करेंगे तो 2 का पावर n गुने 2 का पावर n, ये अलग हो जाएगा। और उसके बाद उसी तरीक़ा से इसको भी हम लोग लिखेंगे कि n के किसी भी मान के लिए 2 का पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होता है, तो 0 पर जब भी समाप्त नहीं होगा तो 4 का पावर n का मान भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। आइए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दो प्रश्न दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि यह भाज्य संख्या है अथवा नहीं। जैसे पहला है हमारा A 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 कि यह भाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों में 13 कॉमन है, यहाँ दिख रहा है। पहले 13 को बाहर निकालते हैं। तो 13 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 11 गुने 7 होगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। तो 13 और 11 सत्तर 77 और 1 78। तो ये 77 प्लस 1 हो गया। और इसके बाद 13 गुने 78 तो बराबर 10,014 आया। इस सवाल को हल करते समय हम देखे थे कि यहाँ पर 13, यहाँ हम देखते हैं कि 13 उभयनिष्ठ है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो 13 कॉमन आने के चलते ये 13 से डिवाइड होगा और दूसरे अंक से भी कट सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका बी नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। बी नंबर प्रश्न है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 को कॉमन निकालेंगे। तो 5 को कॉमन निकालेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आएगा और यहाँ पर प्लस 1 आएगा। चूँकि प्लस 5 है, 5 निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे तो 5 हो गया और इसको गुना करेंगे तो 1008 आएगा, प्लस 1 तो 1009,
और इस तरीक़ा से 5 गुने 1000 9 तो 5045 आया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, अतः 5 से तो यह डिवाइड होगा ही, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस तरीक़ा से हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इस प्रश्न में है कि किसी वृत्ताकार मैदान में सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। जब वे प्रारंभिक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब सोनिया को 18 मिनट समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में और रवि को लग रहा है 12 मिनट, और दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए जो समय होगा वह 18 और 12 दोनों से कटने वाला संख्या होना चाहिए। मतलब 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो हम एलसीएम 18 और 12 का निकालेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 18 2 से डिवाइड हुआ 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 गुने 3 गुने 3। अब 12 का फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 कुछ से 6 बार में और 2 से फिर 6 3 बार में, तो 2 गुने 3। तो यहाँ पर दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया 18 का 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का 2 गुने 3। यहाँ 2 कॉमन है और एगो 3 कॉमन है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 3 गुने 2 और वही हो जाएगा HCF। तो हमारा HCF आ गया यहाँ पर 6। उसके बाद हम लोग LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM का फॉर्मूला होता है P × Q बटा HCF। तो P × Q 18 और 12 हो जाएगा, अब HCF 6 आया है तो LCM बराबर हो जाएगा 18 गुने 12 बटा 6। 6 से 12 2 बार में कटा, 6 दूनी 12 तो 18 दूनी 36। मतलब LCM आ गया 36। इसका मतलब है कि वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीक़ा से यह प्रश्न आसानी से हल हो गया। इस चैप्टर में एक गुणनखंड वृक्ष के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गुणनखंड वृक्ष क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न के रूप में याद रखेंगे जो प्रायः पूछ सकता है, चूँकि इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखें 140 और 156, तो इसमें बस जो डिवाइड करते हैं उसी तरीक़ा से लिखना है। जैसे 140 का जो हम गुणनखंड वृक्ष यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो 140 का गुणनखंड वृक्ष और 156 का। 140 का तो 2 से 140 में डिवाइड किया तो 2 7 14, 70 यहाँ लिखा गया। फिर 70 2 से डिवाइड हुआ तो 35, 5 से फिर डिवाइड हुआ 35 7 बार में, तो अब नहीं दिख रहा है, अब डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से ये वृक्षनुमा आकृति प्राप्त होती है जिसे हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। जैसे 156 है, ये 2 से कट गया तो 78 बार में, फिर 2 से कट गया तो 2 3 6 2 9 18 39 बार में, फिर 3 से कट गया 13 बार में। तो इस तरीक़ा से यह भी एक गुणनखंड वृक्ष हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कीजिए, अच्छे तरह से समझिए और अगले एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद।